On the importance of regulatory sandboxes in artificial intelligence. तो रेगुलेटरी सैंडबॉक्सेस क्या होते हैं? ये एक तरह के ऐसे मैकेनिज्म्स होते हैं जिनसे हम रेगुलेट कर सकते हैं और इवैल्यूएट कर सकते हैं इनोवेशंस को, रादर देन रिस्ट्रिक्टिंग देम, ताकि लाइक एक सुपरविजन का इन्वायरमेंट क्रिएट करा जाता है जिससे कि वी कैन डिफाइन एंड मॉनिटर के हाउ द न्यू innovation that has taken place, it is being conducted, ताकि जो कंट्रोल कंस्ट्रेंट्स एक्सेट्रा है उनके ऊपर भी वी कैन हैव अ ओवरव्यू एंड वी कैन एक्चुअली डिफाइन वेदर दे आर हार्मफुल और नॉट एंड क्या क्या रेगुलेशंस दे आर नीडेड। तो स्पेसिफिकली जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्सेस का जो मैकेनिज्म है, ये अभी इंडिया में भी यूज होता है, बट मेनली इट इज इन द फिनटेक सेक्टर। ये एआई में इतना इंटरवेंशन नहीं है, बट यहाँ पर बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस ऑल्सो जो कि एआई ने प्रोड्यूस करे हैं, उनके रिगार्डिंग एआई रेगुलेटरी सैंडबॉक्सेस आर नीडेड। तो गवर्नमेंट और जो रेगुलेटरी बॉडीज है वो इनोवेटिव अप्रोच जैसे कि रेगुलेटरी सैंडबॉक्सेस के टूवर्ड्स मूव कर रही है, ताकि जो एआई का इनोवेशन है वो भी हिंटर ना हो एंड वो भी आगे चल सके, एंड साथ ही साथ एक रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट जो कीवर्ड हो जाता है वो हम फॉलो कर सके। तो अगेन हियर इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलेशन इज मेंशन्ड हियर कि रिस्ट्रिक्ट करने के बजाय वी कैन रेगुलेट। तो डेटा की बात करें तो अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, 2020 तक, नवंबर 2020 तक अप्रोक्सीमेटली 73 रेगुलेटरी सैंडबॉक्सेस हैं अनाउंस्ड और ऑपरेशनल। और इंडिया में अगेन फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स में लाइक आरबीआई, सेबी एटसेट्रा, इन सब में इन्होंने लॉन्च कर रखा है देयर रिस्पेक्टिव रेगुलेटरी सैंडबॉक्सेस। नाउ देयर इज अ नीड कि ये एआई के अंडर भी आए, under the Telecommunications Act 2023 also। फिर इंडिया की स्पेसिफिक अप्रोच की अगर बात करते हैं तो रिगार्डिंग एआई, तो नीति आयोग ने रिलीज कराया था डिस्कशन पेपर जिसमें नेशनल स्ट्रेटेजी आउटलाइन करी थी, और उसमें एआई पोर्टल का, नेशनल एआई पोर्टल का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। प्लस मीटी ने भी हाईलाइट करा है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने रिपोर्ट रिलीज करी है जो 7 मेजर वर्किंग ग्रुप्स हैं उनके थ्रू कि हम कैसे हाईलाइट या फिर रेगुलेट कर सकें द रोल ऑफ एआई। फिर ऑल्सो लेटेस्ट प्रपोजल की बात करें तो डिजिटल इंडिया एक्ट 2023, ये भी एआई के रेगुलेशन की बात करता है बाय क्रिएटिंग अ सेपरेट सेट ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस जो सिर्फ एआई के लिए हो। अगेन अगर स्पेसिफिकली रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो अगेन सेल्फ रेगुलेशन का जो हमारा मोटिव है दैट विल बी इंक्रीज हियर, रिस्क को विल बी एबल टू मैनेज और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज होगी, और जो सुपरविजन है दैट विल आल्सो बी इनहेंस्ड ऑफ द गवर्नमेंट ओवर सच इनोवेशंस। और एआई की इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो फर्दर इकोनॉमिकली एथिकल कंसिडरेशंस वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, फिर जॉब क्रिएशन, इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन और जो ओवरऑल सोसाइटी का वेलफेयर है, ऑल दीज एरियाज दे बिकम इम्पोर्टेंट। एंड रेगुलेटरी सैंडबॉक्सेस एक तरह का प्रोग्रेसिव स्टेप है रिगार्डिंग दिस फॉर्मल लेजिस्लेशन। This article is regarding solar storms. So, brewing after last week's aurora as sun wakes up. तो यहाँ पे सोलर स्टॉर्म्स क्या होते हैं? हियर इट इज मेजरली मेंशन कि सोलर स्टॉर्म एक टाइप की कलेक्टिव एक्टिविटीज होती हैं जो कि टेक प्लेस करती हैं ऑन द सरफेस ऑफ स्टार या फिर स्पेसिफिकली सन इन दिस केस, जिसकी वजह से बहुत सारे इम्पैक्ट्स होते हैं या फिर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो अगर कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें कि क्यों इन सोलर स्टॉर्म्स को स्टडी करना इट बिकम्स इम्पोर्टेंट, रीजन इज कि ये ब्लैकआउट्स क्रिएट कर सकते हैं अर्थ पे, और जो सैटेलाइट स्पेस में है उनको नॉकआउट कर सकते हैं, एस्ट्रोनॉट्स की लाइफ पर दे कैन अफेक्ट, एंड ऑल्सो जो स्पेस का वेदर है थ्रू आउट सोलर सिस्टम उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आ सकता है। अब रिसेंट क्या ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से वी आर टॉकिंग अबाउट सोलर स्टॉर्म्स, तो इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ने स्पॉट करा ऑरोरा ओवर हैनले इन लद्दाख।
तो जो ये हैनले है ये डार्क स्काई रिजर्व है, जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं द स्काई एंड ऑल्सो द मेजर सच एक्टिविटीज लाइक ऑरोरा इटसेल्फ। बट मेजर थिंग इज कि जो ये ऑरोरा होते हैं दे टेक प्लेस एट द पोल्स, क्योंकि जो सन की जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, फिर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, जब वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करती है और जो वहां वहां से जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और जो न्यूट्रॉन्स एमिट होते हैं, रिलीज होते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेजरली पोल्स पर क्रिएट होते हैं, क्योंकि पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड इनको डिफ्लेक्ट नहीं कर पाती। लेकिन जो लद्दाख है, एज वी नो, इट इज नियर टू इक्वेटर, पोल्स पर नहीं है। तो दिस शोज कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है ऑफ दीज सन जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स दैट आर हैपनिंग। वेरियस अदर चीजें या फिर एक्टिविटीज दैट कॉन्स्टिट्यूट द सोलर स्टॉर्म्स, तो कोरोनल मास इजेक्शंस, फिर सोलर फ्लेयर्स, फिर जो सन स्पॉट्स होते हैं उनका ग्रो करना और श्रिंक करना, दीज आर द मेजर थिंग्स और एक्टिविटीज दैट टेक्स प्लेस, जिनको कलेक्टिवली हम सोलर स्टॉर्म बोलते हैं। तो अभी स्पेसिफिकली क्या होता है, सबसे पहले व्हेन वी टॉक अबाउट कि ये होते क्यों है, तो सोलर साइकिल होती है और ये 11 ईयर का पीरियड होता है, जिसमें कि जो स्टार की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो फ्लिप होती है ड्यूरिंग दिस 11 ईयर पीरियड। तो जब ये फ्लिप होता है, इसमें मैग्नेटिकली एक्टिव पैचेस क्रिएट होते हैं स्टार्स के ऊपर, जिनको कि हम सन स्पॉट्स बोल देते हैं। और ये ग्रो करते हैं जब साइकिल बिगिन करते हैं और श्रिंक करते हैं जब ये एंड करते हैं, यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट्स पर। और इन्हीं की वजह से जो ये सुपरचार्ज मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं ये भी क्रिएट होती हैं, और ये कभी डिस्कनेक्ट होती है कभी कनेक्ट होती है विद इन फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकेंड। तो ये बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करती हैं। जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये इजेक्ट होते हैं इनटू द स्पेस, जिनको कि हम कोरोनल मास इजेक्शंस बोल देते हैं। और सोलर फ्लेयर्स ये सिंपल फ्लैशेस है ऑफ रेडिएशन। तो इन सब, ये सब कलेक्टिवली दे लीड टू सोलर स्टॉर्म्स। तो स्पेसिफिकली अगर जो इंस्टीट्यूशन। सोलर फ्लेयर और जो सीएमई है, कोरोनल मास इजेक्शन, इसमें मेन डिफरेंस की बात करते हैं तो सोलर फ्लेयर एक तरीके से सडन फ्लैश की तरह आता है, बट जो कोरोनल मास इजेक्शन है वो बड़े बर्स्ट के फॉर्म में आता है। सोलर विंड्स जब बड़े बर्स्ट के फॉर्म में एकदम से आती हैं तो कोरोनल मास इजेक्शन बोलते हैं, और कुछ फ्लैशेस में आती हैं तो सोलर फ्लेयर बोलते हैं। एंड दोनों ही हमारे जब अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर के साथ कांटेक्ट में आते हैं, एंड जब कुछ करंट जो है वो वहां पे ट्रैप हो जाता है, उसकी वजह से अरोरास फॉर्म होता है। एंड जब वो जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म लेके आते हैं सीएमई, उसकी वजह से हमारा रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम, पावर ग्रिड सिस्टम, ये सब डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। हम्म, थैंक यू फॉर द एडिशन। एंड फर्दर व्हेन वी टॉक अबाउट द इंस्टीट्यूशंस, तो इसमें एक तो CESSI विच इज द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पेस साइंसेज इंडिया, ये है एट IISER कोलकाता, तो कोलकाता में इट इज प्रेजेंट। एंड सेकेंड इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि अगेन इट इज इन कोलकाता। फिर यहाँ पे आदित्य एल1 के इंटरवेंशन की हम बात करते हैं टू एंटिसिपेट दी सोलर स्टॉर्म्स। तो इनको कैच करने के लिए जो कोरोनल मास इजेक्शन है या फिर जो फ्लेयर्स है, एज सुन एज दे हैपन, तो L1 पॉइंट है स्पेस में विच इज लैग्रेंज पॉइंट। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ऑफ सन एंड द प्लैनेट अर्थ, ये इक्विलिब्रियम फॉर्म करती है, और जो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड होती है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो जीरो होती है। तो इसके फायदे क्या क्या है, एक तो जो ये स्पेसक्राफ्ट है ये हार्म नहीं होएगा, एंड सेकेंडली जो फ्यूल है वो भी कम यूज होएगा। फिर इसका डिस्टेंस कितना है अर्थ से, इट इज 1.5 मिलियन किलोमीटर इन द अर्थ सन डायरेक्शन। तो इसरो ने ये लॉन्च करा था, एंड इसमें जो ये पेलोड है स्पेसिफिकली विजिबल एमिशन लाइन, कोरोनाग्राफ एक्सेट्रा, दे कैन हेल्प, जो भी क्रिएट हो रहा है स्टिल कैलिब्रेट हो रहा है, तो दे कैन हेल्प इन द अर्ली डिटेक्शन एंड एंटिसिपेशन ऑफ सोलर स्टॉर्म।
एंड जैसे हैनले है हमारा लद्दाख में, वैसे ही वेस्टर्न घाट वाले पार्ट में तल्ला कावेरी कोडगु डिस्ट्रिक्ट में भी है कर्नाटका के, वहां पे भी डार्क स्काई रिजर्व है। और इसको डार्क स्काई रिजर्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके ये ऐसे जगह पे लोकेटेड होती है जहाँ पे जो लाइट पोल्यूशन है वो बिल्कुल ही कम होता है, बहुत मिनिमाइज्ड होता है, इसीलिए इसको डार्क स्काई रिजर्व बोलते हैं हम। एंड जो ब्राइटनेस होती है नाइट स्काई की, उसको मेजर किया जाता है हर इस लोकेशन के लिए, जिसके मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है बॉटल स्केल, BORTLE, बॉटल स्केल। जितना इस स्केल पे नंबर कम होगा उतना ही वो आइडियल लोकेशन बनता जाएगा डार्क स्काई लोकेशन के लिए। जैसे हैनले के लिए इस हम्म, स्केल पे 1 नंबर पे आता है, तो 1 मार्किंग दी गई है हैनले को, इसलिए वो क्वांटिफाई कर जाता है। एंड जैसे तल्ला कावेरी भी है, वो बॉटल 2 पे आता है। तो हम्म, बॉटल स्केल यूज किया जाता है नाइट स्काई की ब्राइटनेस को मेजर करने के लिए। हम्म। कंटिन्यू करिए। And also regarding the same point कि regarding these dark sky reserve, तो लोकेशन भी स्पेसिफिकली ऐसी ही चूज करी जाती है। फॉर एग्जांपल एक तो जो हाई ऑल्टीट्यूड पे प्रेजेंट हो, सेकंड जहाँ पे सिटी लाइफ ना हो, एंड जो लाइट्स होती हैं फ्रॉम द हाउसेज एक्सेट्रा वो ना आए, मतलब वो जितनी दूर हो उतना ही ज्यादा बेटर होता है। दीज आर सर्टेन कंडीशंस। Then next is regarding wax treatment for joint injury. So this is a process that is called vasodilation. तो इसमें जो हीट होता है वो एनलार्ज कर देता है ब्लड वेसल्स को। जनरली क्या होता है, जब स्वेलिंग होती है एंकल की, तो इट इज ड्यू टू द इंक्रीज अक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फेटिक फ्लूइड। तो लिम्फ नोड्स या फिर लिम्फ वेसल्स होती हैं जो हमारी आर्टरीज और वेन्स के अलावा जो स्पेसिफिक प्रेजेंट होती हैं वेसल्स, उनमें लिम्फ नोड्स होते हैं। एंड लिम्फ एक तरह का टिश्यू होता है जो कि प्रेजेंट होता है इन द एरियाज। तो उसमें अक्यूमुलेशन हो जाता है अराउंड द इंजर्ड एरिया, स्पेसिफिकली इन केस ऑफ स्प्रेन एटसेट्रा, तो फ्रैक्चर एटसेट्रा। तो प्रिंसिपल बिहाइंड वैक्स ट्रीटमेंट क्या है, ये लेटेंट हीट होती है जो कि गिव ऑफ करता है द मोल्टन वैक्स above 45 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग इट्स कूलिंग प्रोसेस। तो लेटेंट हीट इज स्पेसिफिकली द हिडन हीट। ये मेनली तब होता है जब जो स्टेट होता है एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का, सब्सटेंस का, वो चेंज होना स्टार्ट करता है। तो उस टाइम पर तो वैसोलिडेशन इज द प्रोसेस, एंड वाटर को यूज नहीं कर सकते यहाँ पे बिकॉज अगेन हीट ज्यादा है एंड बहुत जल्दी इट cools off also. That is why wax is being used here. Then next is regarding Alberta Wildlife Service से यहाँ पे ये पिक्चर ली गई है। तो ये ग्रैंड प्रेरी फॉरेस्ट एरिया है। तो ड्यू टू द इंक्रीज इन ओवरऑल ग्लोबल टेम्परेचर एंड ऑल्सो फॉरेस्ट फायर के जो केसेस होते हैं, तो ये वर्स्ट एवर वाइल्ड लाइफ सीजन है। कनाडा में ये एक्सपीरियंस हो रहा है मेनली, एंड ऑल्सो वार्मेस्ट विंटर्स आ रही हैं ड्यू टू नॉन एग्जिस्टेंट स्नो। तो ये अगेन ग्लोबल वार्मिंग का एक इम्पैक्ट हो सकता एंड उत्तराखंड वाले एरिया में भी देखा जा रहा है फॉरेस्ट फायर्स का टाइम शुरू हो गया है। है। जो कि मेजर रीजंस की बात करें तो 90% इंडिया में जो फॉरेस्ट फायर शुरू होती हैं वो ह्यूमन मेड होती हैं। हम्म, तो उसके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स गाइडलाइंस होनी चाहिए लोकल्स के लिए, कि हम्म, इस वाले एरिया में आपको ये पर्टिकुलर एक्टिविटीज या फायर से रिलेटेड सेफ्टी रखनी है हम्म, एक्स्ट्रा। उसके अलावा हम बोल सकते हैं कि जो ड्राई फॉडर वहाँ पे प्रेजेंट है, ड्राई लीव्स प्रेजेंट है, जो स्पीशीज ऑफ ट्री है उसकी हम्म, इस स्प्रिंग के टाइम में हम बोल सकते हैं कि बेसिकली जो ड्राई लीव्स हैं वो काफी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, तो उसको लाइव स्टॉक फॉडर के लिए यूज करना, या फिर पिट्स बनाना जिसमें आप ड्राई लीव्स को इकट्ठा कर पा रहे हो ताकि आप लिमिट कर पाओ फॉरेस्ट फायर अगर शुरू भी हुई है तो उसको। हम्म, हम्म, इसके लिए नेशनल एक्शन प्लान भी है इंडिया में फॉरेस्ट फायर्स को लेके, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है 2005 में। इसके अलावा FPM है, दैट इज फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट। तो फॉरेस्ट फायर के लिए इसरो जो है वो सैटेलाइट बेस्ड वार्निंग सिस्टम भी यूज कर रहा है, जहाँ पे सैटेलाइट के थ्रू जो हीट मैपिंग है उसको वो करता है, एंड उसके थ्रू वो पता लगाता है कि कहाँ पे फॉरेस्ट फायर के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं या फॉरेस्ट फायर शुरू हो गई है। हम्म, तो इसरो जो है वो सैटेलाइट बेस्ड फायर
वार्निंग सिस्टम हमें देता है। हम्म। कंटिन्यू करेंगे। The next is regarding Mumbai billboard collapse. So first red flag 14 months ago, no action. So this was regarding a billboard that was created or put up, and also there were several restrictions and also government orders that were issued regarding the removal of this board. Still, it was set up and it said deaths भी हो गई of 14 people. Like it was weak और ये collapse हो गया due to strong winds. तो again यहाँ पे regulation की बात आ जाती है. Strict regulation and instant measures should take place here regarding the putting up of these private advertisements etc. ऑल्सो यहाँ पे गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के प्लॉट पर हुआ था तो proper investigation must also be done here. So next is regarding Alice Munro, and she was a Nobel laureate, and she died in 2024 itself. And master of the short story. तो यहाँ पे इनको नोबेल प्राइज मिला था इन लिटरेचर. एंड फर्दर स्पेसिफिकली टेल्स की बात करें तो रिलेट करती हैं बहुत ज्यादा इवन फॉर द न्यू जनरेशन ऑफ रीडर्स. And specifically, she also talks about her lack of self-confidence at the beginning of her career, and slowly she gained strength and confidence and improved herself. So this is major regarding literature, etc. एंड इसके अलावा जैसे पहले हमने बात की थी डस्ट के बारे में, तो डस्ट स्टॉर्म और सैंड स्टॉर्म जो आते हैं, तो अगर ग्लोबल लेवल पे हम डस्ट एमिशन की बात करते हैं तो 75 एमिशन जो है हमारा नेचुरल सोर्सेज से ही आता है, जिसमें एरिड सेमी एरिड रीजन जो है वहां पे जब स्ट्रॉन्ग एयर फोर्सेस आती है उनके साथ वो डस्ट पार्टिकल्स को कैरी कर लेती हैं। बट 25% जो हमारा सैंड एमिशन है ग्लोबल लेवल पे वो आता है ह्यूमन एक्टिविटीज से, जिसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का है, जिसमें टिलेज प्रैक्टिसेस, लैंड क्लियरिंग क्लियरिंग होता है, या फिर अबैंडन्ड जो क्रॉप लैंड्स रह जाते हैं वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं डस्ट एमिशन में। या फिर लैंड को कैसे यूज कर रहे हैं हम, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है। तो डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए हमने कल भी न्यूज़पेपर में देखा था सीमल ट्री, इंडिजिनस ट्री स्पीशीज जो कि जल्दी ग्रो करती हैं और फिर हमारे सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करती हैं। सो ट्री कवर होना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा ऐसे रीजन्स में जहाँ पे प्रेसिपिटेशन कम होता है, टेम्परेचर हाई होता है, जिसकी वजह से और भी ज्यादा इंटेंसिफाइड स्टॉर्म्स आते हैं, या फिर प्रोलॉन्ग ड्रॉट कहीं किसी रीजन में है अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो वहां पे वो एरियाज भी वल्नरेबल हो जाते हैं। कंटिन्यू करेगा। Next article is regarding a finance minister who says that unchecked explosion in retail F&O trading that poses a challenge. तो यहाँ पे it's mainly regarding the retail futures and options की जो trading होती है ये एक challenge create कर सकता है. So its regulation becomes important ताकि जो income etc and also जो household finances है उन पे ज्यादा impact ना हो. Specifically talking about futures and options ये होते क्या है? तो futures में a buyer has to purchase the stocks at the time of delivery irrespective of कि उसका टाइम क्या है. तो इसमें डेट ऑलरेडी ही सेट होती है when the person will buy the stocks. ऑप्शंस में as the name suggests वो एक तरह का ऑप्शन होता है कि कभी भी whenever the person wants they can um, not buy the stock या फिर even buy the stock. तो इसमें प्रॉफिट ऑब्वियसली ऑप्शंस में ज्यादा होता है एंड जो फ्यूचर्स होते हैं उनमें इतना प्रॉफिट नहीं होता एंड रिस्क जो होते हैं दैट इज आल्सो हाई इन फ्यूचर. एंड हम बोल सकते हैं कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली उसमें ऑब्लिगेशन है और रिस्क भी हाई है हमारा, क्योंकि जो बायर और सेलर है उसके बीच में एग्रीमेंट हो रहा है कि वो आगे आने वाले टाइम में एक सर्टेन प्राइस पे उस एसेट को खरीदेगा या फिर बेचेगा। बट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो ऑब्लिगेशन नहीं है यहाँ पे बायर और सेलर के बीच में, एंड हमारा जो रिस्क है वो लिमिटेड है। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में आ जाता है जैसे स्टॉक्स हो गया या बॉन्ड्स हो गया।
The next is regarding the हाँ, flirt. एक एक कीवर्ड प्रेरणा ऐड करना है मुझे। हाँ, एक कीवर्ड आता है एफएनओ ट्रेडिंग में, हेजिंग। तो हेजिंग क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी होती है इस बाय और सेल करने के प्रोसेस में, ताकि रिस्क जो है आगे आने वाले टाइम में उसको आप रिड्यूस कर पाओ। तो हेजिंग एक कीवर्ड आ जाता है यहाँ पे। next is regarding new flirt variant of the COVID virus. तो इसमें this flirt is a variant and nickname of KP.2. तो ये again it is based on the letters जो represent करते हैं to immune escape mutations that allow the virus to evade antibodies. Again, antibodies, they are specifically produced by the B cells in the body. T cells होते हैं वो helper cells होते हैं। प्रोडक्शन की बात करते हैं तो जो बी सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं वाया द बोन मैरो। एंड जो टी सेल्स होते हैं वो थाइमस होता है, वहां से प्रोड्यूस होते हैं। इट इज प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ आवर चेस्ट। तो जो म्यूटेशंस होते हैं इन द वायरस वो बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं एंड वो एस्केप कर जाते हैं एंटीबॉडीज को एंड इवन इवेड देम। तो इसकी वजह से जो इन्फेक्शन है ये इंक्रीज। फिर हाइटन्ड ट्रांसमिशन रेट है इसका, और like its parent JN.1. So again, this is just regarding and specific जो vulnerable populations है like senior citizens etc. तो उनमें the chances of infection they are higher and वो ज़्यादा prone है to this. That was all. Next is regarding what is GPT-4o. तो ये ओपन एआई का लेटेस्ट और मोस्ट पावरफुल एआई मॉडल है। तो प्रेरणा, हम्म आप कैमरा ऑफ कर दो सेटिंग से जाके। पार्टिसिपेट। So, GPT-4o, it is a generative pre-trained transformer. तो GPT की फुल फॉर्म generative pre-trained transformer होती है। तो स्पेसिफिकली एज द नेम सजेस्ट ये जनरेट करती है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है उससे इट्स क्रिएट। प्री ट्रेन यानी कि ऑलरेडी जो सेट पैटर्न्स है कि कैसे एल्गोरिदम वर्क करेगी वो डिफाइंड होता है। एंड ट्रांसफॉर्मर मीन्स के स्पेसिफिक न्यूरल लिंक्स क्रिएट होते हैं जिनकी वजह से जो एफिशिएंसी होती है वो इंक्रीज होती है इन दीज लैंग्वेज मॉडल्स। तो ओपन एआई ने लॉन्च करा है, ये इंट्रोड्यूस करा है द लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये लेटेस्ट है इनका, कॉल्ड GPT-4o। तो ये फास्टेस्ट और मोस्ट पावरफुल एआई मॉडल है अभी तक का। ओ का मतलब यहाँ पे क्या है, ओमनी। और ये इनहांस करता है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन को। मल्टी मॉडल एआई मॉडल है और प्रीवियस मॉडल से एक सिग्निफिकेंट लीप यहाँ पर है। तो टेक्स्ट, विजन और ऑडियो हर एस्पेक्ट में वर्क करेगा और एक ज्यादा होलिस्टिक प्रोसेसिंग और अंडरस्टैंडिंग होगी ऑफ द इनपुट्स। तो फिर जो सेट पैटर्न्स होंगे उनसे बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो डेवलपर का कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना अगेन एंड ऑल्सो जेमिनाई एआई मॉडल की यहाँ पे बात हो रही है। तो सेफ्टी मेजर्स भी इंक्लूडेड है इसमें, जिसमें कि फिल्टर ट्रेनिंग डाटा एंड रिफाइंड मॉडल बिहेवियर पोस्ट ट्रेनिंग, ऑल दीज आर इंक्लूडेड। एंड जो चैट जीपीटी जैसे मॉडल्स हैं, वहाँ पे इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम या इशू क्रिएट होता है वो होता है बायस्ड रिजल्ट्स का। तो इसमें एक डिफरेंट वही चेंज लेके आया गया है कि जो ट्रेनिंग डेटा है उसको पहले फिल्टर किया जाएगा, ताकि बायस्ड रिजल्ट ना निकले किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेके। एंड जो मॉडल का बिहेवियर है उसको रीडिफाइन किया जा रहा है। कुछ चीजों में होता है कि जो मॉडल होता है वो ऑलरेडी एज्यूम कर लेता है, जो कि उसको नहीं करना चाहिए। पहले उसको क्वेश्चन पूछना चाहिए, उसके बाद अज्यूम करना चाहिए। तो वो एक प्रॉब्लम उठती है यहाँ पे बायस्ड रिजल्ट की। हम्म एलएलएम, लार्ज मॉडल, इसके अलावा जेनरेटिव एआई, ये दो इंपॉर्टेंट अभी चल रहे हैं एआई के अंदर। अगर बात करें जेनरेटिव एआई, जिसमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंटेंट यूज किया जाता है, टेक्स्ट, इमेज, म्यूजिक, हर चीज इंक्लूडेड होती है। एलएलएम ऐसा क्लास ऑफ जेनरेटिव एआई है जिसको डेटा दिया जाता है, मॉडल को ट्रेन किया जाता है, एंड ह्यूमन लाइक टेक्स्ट वो हमें देता है। नेक्स्ट प्रेरणा। एंड ऑल्सो इसमें कॉपीराइट की इशू की भी बात कर सकते हैं हम, कि दैट ऑल्सो क्रिएट स्पेसिफिक इश्यूज के कहाँ से विच इंफॉर्मेशन इज बीइंग टेकन एटसेट्रा।
तो आइडेंटिफाई करना भी टफ हो जाता है इफ समथिंग इज फेक और नॉट। फिर हीट वेव्स एंड क्लाइमेट चेंज, अगेन दिस आर्टिकल इज रिगार्डिंग मेनली हीट वेव्स एंड स्पेसिफिकली यहाँ पे मिटिगेशन मेंशन्ड है, इम्पैक्ट क्या है वो मेंशन्ड है, एंड ऑल्सो जो इंडिया में जो स्टेट्स है उनमें व्हाट इज द एक्चुअल डेटा जो इंक्रीज हो रहा है हीट वेव्स का, तो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी जो इंक्रीज हो रही है डेटा रिगार्डिंग दैट इज गिवन। तो स्पेसिफिकली व्हेन वी सी दिस चार्ट 2022 में जो हाईएस्ट है वो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड में है। नंबर इज नियरली या फिर ऑन एन एवरेज 25 है। तो फिर यानी कि नदर्न बेल्ट जो है इंडिया की वहीं पर इतना ज्यादा प्रोमिनेंट है हीट वेव्स। एंड हीट वेव्स इज नॉट बेस्ड ऑन अ सेट टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर को नहीं बोलते हीट वेव्स, रैदर इट इज द abnormally हायर टेम्परेचर्स। और जो फिर हम जो नेट सेट पैटर्न है या फिर जो एवरेज टेम्परेचर होता है एरिया का, उससे जब अ फ्यू सेट डिग्रीज हायर लाइक 4 to 5 डिग्री हायर टेम्परेचर इट persists, that too for a specific time period, उनको we term as heat waves. So there are various other definitions also. फिर स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं कि अगर टेम्परेचर होता है वो हाई होता है बाय 5 to 6 डिग्री सेल्सियस, तो प्लेसेस विद नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्रीज, या फिर जब लेस होता है 40 डिग्री सेल्सियस या लेस, तब जो हाई हो सकता है वो 5 to 6 डिग्री से हो सकता है। एंड सिवियर हीट वेव जब होएगा जब 7 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर वो पहुंच जाएगा, द नंबर विल इंक्रीज। एंड जब 40 डिग्री से अबव है तब इवन द स्मॉल चेंज ऑफ 3 to 4 डिग्री सेल्सियस इवन दैट विल लीड टू अ हीट वेव, अगर टेम्परेचर इतना इंक्रीज होएगा। और एनी प्लेस का अगर हम बोले तो मैक्सिमम टेम्परेचर दैट रिमेन्स अबव 45 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 consecutive days, तो उसको वी कैन टर्म एज हीट वेव। फिर स्पेसिफिकली जो गैंगेटिक वेस्ट बंगाल है उन्होंने उसने रिकॉर्ड करा है द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीट वेव्स फॉर एनी मंथ इन द लास्ट 15 years। तो ये एरिया की हम बात कर सकते हैं। एंड ऑल्सो इम्पैक्ट ऑफ हीट वेव्स, तो डिहाइड्रेशन, कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, और जो एग्जिस्टिंग वीकनेस है उसको इंक्रीज कर देना, जैसे कि सडन डेथ एक्सेट्रा भी होते हैं। इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, लेकिन बात, जैसे जो डेली वेज वर्कर्स हैं उनको बटर मिल्क या फिर ऐसी कोई हाइड्रेटिंग ड्रिंक प्रोवाइड करना उस वर्किंग साइट पे, ताकि हीट वेव्स के जो ये इम्पैक्ट है डिहाइड्रेशन और रेस्पिरेटरी डिजीजेस इनको हम कुछ लेवल तक हटा पाए। Mitigation efforts are mentioned here. Cool drinking water at public places, free distribution of oral rehydration solutions, जो हम ORS बोलते हैं, closure of schools and colleges during peak hours, पार्क्स और जो शेडेड एरियाज उनमें एक्सेस प्रोवाइड करना। फिर अगेन रिगार्डिंग द बिल्डिंग मटेरियल की भी हम बात करते हैं कि ऐसा कंक्रीट मटेरियल यूज करना चाहिए इन द बिल्डिंग्स, जो रूफ टॉप होती है, रूफ टॉप कूलिंग सिस्टम। और ऑल्सो हीट शेल्टर्स वो क्रिएट करे जा सकते हैं स्पेसिफिकली इन सम एरियाज, डेटा कलेक्ट करा जा सकता है कि कहाँ पे जो इंटेंसिटी है जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा है। वाटर कूलर्स का प्रोविजन करवा सकते हैं फॉर द मेजर इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जैसे हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा, जहाँ पे जाना इट्स नेसेसरी। तो दीज आर द मेजर पॉइंट्स। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं एनडीए में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके अंदर एनडीआरएफ जो फोर्स है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स, एंड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ये दोनों भी स्टैब्लिश जो कि एक्टिवली वर्क करते हैं। हम्म। इफ वी टॉक अबाउट टुडेज समरी, तो आज हमने बात की सबसे पहले एडिबल ऑयल्स का जो इंपोर्ट है वो कम हुआ है, जिसमें पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। पाम ऑयल हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं इंडोनेशिया, मलेशिया एंड देन थाईलैंड। इंपॉर्टेंट एसोसिएशन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मलेशिया, जिसकी हमने थोड़े दिन पहले बात की थी अबाउट अनसस्टेनेबिलिटी टैग एंड ओरेंगुटन डिप्लोमेसी। जीडीपी डिवाइड की बात करें, इमर्जिंग इकोनॉमीज की हमने बात की। फसल बीमा योजना 40 मिलियन फार्मर्स इस स्कीम के अंडर बेनिफिट हुए हैं। इट वाज लॉन्च्ड इन 2016। एडमिशन प्रोसेसेस, जो स्कूल है उनका प्राइमरी रोल होना चाहिए और जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन है उनका सप्लीमेंट्री रोल होना चाहिए। जो अडोलेसेंट जैसी क्रिटिकल एज होती है चाइल्ड की,
उसमें बाकी सारी चीजों को इग्नोर कर दिया जाता है, जिससे इमेंस प्रेशर आता है, एकेडमिक इमेंस प्रेशर आता है। एनएचआरसी के बारे में बात की, स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1993। मेजर इशू लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द अपॉइंटमेंट प्रोसेस एंड लैक ऑफ जेंडर रिप्रेजेंटेशन एंड लैक ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द कमिटी। इसके अलावा ग्लोबल अलायंस फॉर नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन। देन एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, not the guidelines are not well defined in India, so Nikshay portal index TB important। फिर sandbox approach, then solar storms, Hanle Ladakh में, Talla Kaveri in Karnataka। Difference between solar flares and coronal mass ejections। Bottle scale, ऑक्सीजन के साथ सोलर फ्लेयर्स इंटरेक्ट करेंगी तो पिंक और ऑरेंज कलर देती हैं। अरोरास, पिंक और ऑरेंज कलर की अरोरास फॉर्म होती हैं इफ दे इंटरेक्ट विद द नाइट्रोजन, देन इट फॉर्म्स ब्लू एंड ग्रीन कलर अरोरा। देन एफ एंड ओ ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, जिसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड हेजिंग। इसके अलावा एलिस मोर्नो and float variant of COVID. Then heat wave, criteria for hill station and for the plains. For plains, it is 45 degrees Celsius or more. For hills, it is 30 degrees Celsius or more. Sprina end कर दो। Thank you everyone for joining. We'll continue with the next set of articles in next session. Thank you.